हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे जो पॉपुलर रिवॉल्ट्स एंड मूवमेंट्स फॉर रीजनल इंडिपेंडेंस हम पढ़ रहे थे, उसमें ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं जाट्स कम्युनिटी के बारे में, सतनामीज़ के बारे में। फिर हमने पढ़ा थोड़ा अफगान्स के बारे में, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। तो अब हम देखेंगे सिख के बारे में, ठीक है। तो जिनको पीडीएफ इसका चाहिए वीडियो, तो आप नीचे दे दिया गया लिंक पे मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो सिख के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो सिख की मूवमेंट थी, ये पर्टिकुलरली उनके रिलीजियस के हिसाब से थी, मतलब रिलीजियस एक मूवमेंट थी। पर्टिकुलरली यही एक कम्युनिटी थी, सिख कम्युनिटी, जो कि रिलीजन के लिए मूवमेंट कर रही थी, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत डिटेल्स में चलिए जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, सिख कम्युनिटी की जो रिलेशन थी, पहली रिलेशन थी औरंगजेब के साथ। वो कुछ मतलब इतना कुछ गलत नहीं था, इतना कुछ खराब नहीं था औरंगजेब के साथ, क्योंकि सिख गुरुओं का मुगल्स के साथ बहुत अच्छा खासा रिलेशन रहा। अकबर के टाइम से भी अकबर सिख गुरुओं को बहुत मानते थे, और उसके बाद शाहजहां, वो भी एक लिबरल रूलर हुआ करते थे। तो जिस वजह से सिख कम्युनिटी के साथ मुगल रूलर्स का कभी कुछ घोटाला नहीं हुआ, मतलब कभी कुछ क्लास उनका नहीं हुआ, कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। लेकिन और औरंगजेब के साथ भी उनका इनिशियली रिलेशन कुछ खराब नहीं था टिल 1675। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता था कि जो सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु हर राय, उनका एल्डर जो बेटे थे जिनका नाम था राम राय, उनको औरंगजेब के साथ उनका बहुत अच्छा खासा रिलेशन था। तो इसी वजह से औरंगजेब ने क्या किया, उनको खुद के कोर्ट में उनको अपॉइंटमेंट दिया, उनको रखा, ठीक है, एंगेज किया राम राय को, जो कि गुरु हर राय के बेटे थे, बड़े बेटे थे। लेकिन गुरु हर राय की बड़े बेटे के साथ नहीं पड़ती थी, वो उनको पसंद नहीं करते थे। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उनके जो छोटे बेटे थे जिनका नाम था हर किशन, उनको गद्दी पे बिठाने, मतलब उनकी सक्सेसर, गुरु हर राय मतलब वही गुरु थे। तो उनके डेथ के बाद जो गुरु की पद संभालेगा, तो उनको सक्सेसन बोला जाता है। वो सक्सेसर के लिए वो अपने यंगर बेटे को चुनते हैं, जिनका नाम था हरे किशन। और सबसे ये बात एक बड़ी बात थी, वो 6 ईयर की थे, ठीक है, जो यंगर बेटे थे। तो इस बात को हजम नहीं कर पाए राम राय। तो हर कृष्णा की एक वक्त के बाद डेथ हो जाती है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1664 में उनको सक्सेड करते हैं गुरु तेग बहादुर, ठीक है। लेकिन राम राय वो अपने दुनिया पे मग्न थे। उनको लगा कि मैं पहले से ही राजा था, क्योंकि मैं बड़ा सब राजा तो नहीं, मैं सक्सेसर हूँ, मुझे गुरु सब मानना चाहिए। और मैं बड़े बेटे हूँ, इसी वजह से मेरा हक ज़्यादा है कि मुझे उस गुरु की गद्दी पे बैठना है। यहाँ पे राजा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गुरु की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, हर किसना उनके जो छोटे बेटे गुरु बन रहे थे, उनसे पहले भी वो खुद को क्लेम कर रहे थे, मैं पहली गुरु हूँ। और उनके मरने के बाद भी उन्होंने खुद को ये क्लेम किया कि तो गुरु तेग बहादुर गुरु नहीं हो सकते, मैं वहाँ पे गुरु के गद्दी पे बैठूंगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कि जो राम राय होते हैं, ये एक उनके माइंड बहुत खराब मेंटालिटी के इंसान होते हैं। तो ये कोर्ट पॉलिटिक्स वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वो क्या करते हैं कि औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब एक ऐसे इंसान थे, वो इस तरह की चीज़ों पे उलझना नहीं चाहते थे। वो एक गॉड फेयरिंग राजा थे, इसके बारे में तो हमने पढ़ा था, और बहुत ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम भी थे। तो इस मामले में वो पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो राम राय को देहरादून में एक लैंड, बड़े से जगह उनको ग्रांट दी, और उनको बताया कि आप वहाँ पे रहकर खुद का एक गुरुद्वारा वहाँ पे बनाकर खुद गुरु बन जाओ। लेकिन राम राय के तो दिमाग में तो यही चल रहा था कि मुझे जो सबसे बड़ी वाला दिल्ली वाला जो गुरु का सक्सेसर होना है, वहाँ पे मुझे गद्दी संभालना है। तो उन्होंने क्या किया, इस पे वो शांति से नहीं रह के चले आए दिल्ली। और दिल्ली आके यहाँ पे जो मेन गुरु थे जिनका नाम था तेग बहादुर, उनके एग्नेस्ट में इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। उनको काफ़ी टाइम मतलब एम्पेरर जो थे औरंगजेब के दिमाग में उनके खिलाफ, मतलब तेग बहादुर के खिलाफ उन्होंने बहुत सारा पॉइजन करने की कोशिश की, उनके माइंड के साथ प्ले करने की कोशिश की, उनके दिमाग में बहुत तेग बहादुर के खिलाफ गंदी गंदी चीज़ें भरने की कोशिश की, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, लेकिन तेग बहादुर जो होते हैं गद्दी संभालने के बाद, गुरु के गद्दी संभालने के बाद वो दिल्ली को आते हैं। लेकिन जब देखते हैं दिल्ली में इस तरह की हालत कुछ बनी हुई है, उनके जो राम राय की वजह से सब कुछ माहौल खराब होके पड़ा है, तो वहाँ पे वो घुसना नहीं चाहते थे। इसी वजह से वो चले गए बिहार को, और बिहार पे जो राजा राम सिंह थे अंबर पे रूल कर रहे थे, वहाँ पे जाकर आसाम में उनके साथ उनके कोर्ट में वो सर्व करने लगे टिल 1671। तो इस बीच में क्या होता है, 1675 में राम राय कुछ ऐसे गेम खेलते हैं वो, तो गुरु तेग बहादुर को दिल्ली आना पड़ता है विथ हिज, मतलब उनके 5 फॉलोअर्स के साथ, उनके 5 जो फॉलो करते हैं उनको लोग, उनके साथ वो दिल्ली आ जाते हैं। उनको बुलाया जाता है औरंगजेब के कोर्ट में। तो एक प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, उनको बोला जाता है कि आप जो भी बिलीव करते हो, जो भी आपको सीख है, जो भी आप भगवान के लिए बिलीव करते हो, वो सबको डिनाई करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए उनको कहा जाता है। लेकिन वो जब नहीं करते तो क्या होता है, उनको बी हेडेड कर दिया जाता है पनिशमेंट के तौर पर। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो तेग बहादुर की कत्ल किया जाता है, तो उसके पीछे काफ़ी सारे थ्योरीज में काफ़ी सारे जो होता है उनका जर्नल से, रिटिन से, बहुत सारे ऑथर्स बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए थे इसके बदौलत। तो उनके हिसाब से जो गुरु गोविंद सिंह थे, वो आए गुरु तेग बहादुर के सॉन थे और उनके सक्सेसर थे। मतलब गुरु तेग बहादुर जो गुरु की गद्दी पे बैठे थे, उनके बाद गुरु की गद्दी पे गुरु गोविंद सिंह बैठे। तो उनके हिसाब से गुरु तेग बहादुर एक उनके हिंदू फेथ फॉलोइंग को डिफेंस करते हुए, जितने सारे कश्मीर में ब्राह्मण्स थे उस टाइम पे, उनको सपोर्ट करते हुए, डिफेंस करते हुए वो अपनी जान दे दी। मतलब उनको बीहेडेड किया गया, ठीक है। और उनके हिसाब से, और उनके बाद जो सेपरेट एंड लेटर ट्रेडिशन आया, उसके हिसाब से गुरु वाज प्रोटेस्टिंग एगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ कश्मीर। जो कश्मीर के गवर्नर थे वो उनका नाम था शेर अफगान। वो काफ़ी ऑपरेस कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, ह्यूमिलेट कर रहे थे हिंदुओं को। और लार्ज स्केल पे वो जितने सारे हिंदुओं कश्मीर में थे उनको मुस्लिम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो जिस वजह से उनको, ब्राह्मण को, हिंदूज़ को डिफेंस करते हुए ये सारी चीज़ें हुआ, ठीक है। और तभी तो पता था कि औरंगजेब किस तरह के इंसान थे, और वो कितने सारे टेम्पल डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, हिंदुओं को टर्चर कर रहे थे, जिजिया की इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो हिंदू के इग्नेस्ट जितने सारे चीज़ें हो रही थी वो कर रहे थे। तो इसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में जितने सारे मुस्लिम गवर्नर्स थे या फिर किंग्स थे या फिर प्रिंसेस थे, वो सब मिलके इस तरह की हरकतें भी कर रहे थे। तो इसके बारे में अब हम लोग अनजान नहीं हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हिस्ट्रिकल कंट्राडिक्शंस यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि जो कश्मीर में उनका जो जर्नल्स है, उनका जो हिस्ट्री है, उनमें बताया गया था कि मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर थे टिल 1671, जिनका नाम था सैफ खान। एंड इनको बोला जाता है ही वॉज फेमस एज ए बिल्डर ऑफ ब्रिजेस। उन्होंने बहुत सारे ब्रिजेस बनवाया था और इसी हिसाब से वो फेमस थे। ही वॉज ये एक लिबरल इंसान थे। लिबरल मतलब वो हर एक धर्म पे टॉलरेट करते थे, हर एक धर्म को सेम मान्यता देते थे, और ब्रॉड माइंडेड पर्सन भी थे। और उन्होंने अपने कोर्ट पे, अपने जो एरिया है वहाँ पे हिंदू अपने राज पे रखा हुआ था, एक हिंदू इंसान को, जो कि उनको डिफरेंट मैटर्स में एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे थे। तो इसी वजह से ये सवाल ही नहीं उठता कि हिंदू गवर्नर मतलब कश्मीर के गवर्नर के एग्नेस्ट, और एक तो कश्मीर के गवर्नर तब शेर अफगान तो नहीं थे, और ये सब चीज़ें कब हुआ। तो उनके हिसाब से ये थोड़ा गलत है, कंट्राडिक्ट हुआ यहाँ पे। और लैक ऑफ एविडेंस भी है, क्योंकि कश्मीर के जो जितने सारे जर्नल्स है, हिस्ट्री है, आफ्टर 1671 उनका जो गवर्नर बन के आए उनका नाम था इफ्तिखार खान, ठीक है। वो एक एंटीसिया थे, लेकिन यहाँ पे भी कोई रेफरेंस उनके हिस्ट्री में नहीं है कि वो हिंदू को प्रोजिक्यूट कर रहे थे। तो इसी हिसाब से ये कहा गया, this is not mentioned in any of the local histories of Kashmir, including one written by नारायण कौल 1710 में नारायण कौल भी जो कश्मीर की हिस्ट्री लिख रहे थे, वहाँ पे भी ये बात मेंशन नहीं हुआ था कि कहीं पे तेग बहादुर जाके कश्मीर के लोग हिंदूज को डिफेंस करते हुए उनका ये हल हुआ था, ठीक है। तो डिफरेंट ऑथर का डिफरेंट मानना है। और कुछ ऑथर्स का ये मानना होता है, हिस्ट्रियन जो होते हैं उनका ये मानना था कि एक मिराकल चैलेंज थ्योरी वहाँ पे अप्लाई किया गया था। मतलब उनका जो गुरु तेग बहादुर का जो
उनका जो एनिमी थे, उनका सबसे बड़ा एनिमी थे राम राय, क्योंकि वो चाहते थे गद्दी पे बैठना, मतलब गुरु के गद्दी पे बैठना। लेकिन ये तो नहीं हो पा रहा था। औरंगज़ेब उनको जब उनको ये ग्रांट किया लैंड, देहरादून में जाकर आप अपने बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, वहाँ पे जाकर रहो, गुरु से बनाओ। लेकिन वो तभी उनको एक्सेप्ट नहीं आकर के दिल्ली में आकर रह रहे थे। तो वो कहीं न कहीं चाह रहे थे गुरु तेग बहादुर को गद्दी पे उठाकर वहाँ पे बैठे। तो इसी वजह से उन्होंने ये बोला गया था कि उसी वजह से उन्होंने औरंगज़ेब को सजेस्ट किया कि आप क्यों ना गुरु तेग बहादुर का मिरेकल टेस्ट करो, मतलब वो जो डिवाइन पावर पोजेस करते हैं उस बारे में, जो अपने आप को क्लेम करते हैं या फिर सब बोलते हैं कि उनके पास डिवाइन पावर है, आप उनको कुछ टेस्ट कर, अगर वो डिवाइन पावर पे उस चैलेंज पे वो सक्सेस नहीं होते तो तब उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगा। तो इसी हिसाब से उनको मिरेकल टेस्ट भी किया गया था और मिरेकल टेस्ट में वो फेल हो गए, जिसके वजह से उनको बीहेड करा गया। लेकिन कुछ अथर्स का ये मानना है, हिस्टोरियंस का, कि वो जो टाइम पे गुरु तेग बहादुर का बीहेडेड हुआ था, मतलब सरकलम किया गया था, तभी औरंगजेब आउट ऑफ दिल्ली थे, क्योंकि तभी 1675 से लेकर मार्च 1676 तक हमने पढ़ा अफ़गान के जो पिछले वीडियो में अफ़गान की तरफ से बहुत रेवेलियन हो रहे थे और औरंगजेब खुद गए थे उस रेवेलियन को हल निकालने के लिए, रेवेलियन को दमन करने के लिए। तो इस टाइम पे वो वहाँ पे जाकर थे पेशवार में, वो दिल्ली पे नहीं थे। तो वो दिल्ली पे कैसे बुला सकते हैं गुरु तेग बहादुर को और बीएडेड हो कर सकते हैं विद द सजेशन एट द सजेशन ऑफ राम राय। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ है। तो सेकेंड, पर्शियन सोर्स जो होता है, पर्शियन सोर्स की काफ़ी सारे रिटेंस है, जर्नल्स है, वहाँ से ये चीज़ देखने को मिलती है कि उनके हिसाब से कि जो गुरु तेग बहादुर थे उन वो इट सेड दैट गुरु हु हैड लार्ज फॉलोइंग मूव्ड आउट ऑफ पंजाब। पंजाब में उनका बहुत बड़ा लार्ज फॉलोइंग था, क्योंकि वो सिख के गुरु थे और उनका एसोसिएशन था हफीज आदम के साथ, ठीक है, हु वाज ए फॉलोअर ऑफ शेख अहमद सिरहिंद। वो उनका फॉलोअर थे और जिस वजह से वो विलेजर्स से जो विलेजर्स होते हैं उनसे काफ़ी सारा मनी एक्जॉर्ट कर रहे थे, मनी फोर्सफुली उनसे ह्यूमिलेशन कर रहे थे, फोर्सफुली उनसे मनी एक्जॉर्ट कर रहे थे, और जिसके वजह से इसी चीज़ के वजह से वो उनको पनिशमेंट दिया गया था। लेकिन देखिए, एक बात लॉजिक है, क्योंकि एक गुरु तेग बहादुर जो भी थे डेफिनेटली गुरु की पोस्ट में है, तो उनके पास डेफिनेटली कुछ अच्छे चीज़ होगा। वो हिंदुओं के लिए काम कर रहे होंगे और लोगों की सपोर्ट के लिए, भलाई के लिए, किसी का फैन फॉलोइंग अगर है तो डेफिनेटली वो पर्सन काफ़ी पॉजिटिव होगा और लोगों की मदद कर रहा होगा, क्योंकि जो मदद नहीं कर रहा होगा, दूसरों को ह्यूमिलेट कर रहा होगा, उनकी फैन फॉलोइंग कैसे होता है आपको पता है। तो ये जो लोग हैं वो एक मुस्लिम लोग के साथ मिलके जो डिफरेंट लोगों को ह्यूमिलेट करते हैं, उनके साथ मिलके इस तरह की काम नहीं कर सकते, ये एक बात है। और सेकेंड बात ये है, औरंगजेब की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम सभी को पता है, वो किस तरह से टेम्पल्स को तोड़ रहे थे, किस तरह से जिजिया करके इलीगली लोगों से टैक्स ले रहे थे, तो जिसकी वजह से वो भी एक ह्यूमिलेट राजा थे। तो ये सारी चीज़ें उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ये सारी चीज़ों से। तो पता नहीं क्या सच्चा था, सच था, क्या झूठ था, किसी को नहीं पता, बट डिफरेंट ऑथर्स का डिफरेंट राय होता है, ठीक है। तो इस बारे में कोई प्रूफ नहीं है कि तेग बहादुर का सर कलम क्यों किया गया था, ओके। तो इसी बात को एक्सटेंड करते हुए तो क्या हुआ था, इट इज़ फॉर द सेट दैट द लोकल वाकिया नावीस और इंटेलिजेंस रिपोर्टर, उनका जो मुगल का इंटेलिजेंस रिपोर्टर है जिनको बोला जाता है वाकिया नावीस, उनके हिसाब से कि उन्होंने जाकर औरंगजेब को ये रिपोर्ट किया कि अगर गुरु जो अ, ये जो एग्जॉटिक मनी केसेस में उनको फंसाया गया था, या फिर सच में भी यदि अगर हो भी सकता है, हमें तो नहीं पता क्या हुआ था, एग्जॉटिक मनी बाय फोर्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स, इस केस में वो उन्होंने रिपोर्ट किया औरंगजेब को कि अगर गुरु को नहीं रोका गया अभी, तो हो सकता है ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है आगे जाकर, और दैट कुड इवन लेड टू ए रेविलियन, ठीक है, एक रेविलियन हो सकता है राजा के खिलाफ। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्शियन अकाउंट में जो लिखा गया था कि हाफी आदम के साथ उनका जो रिश्ता था, जो भी रिलेशन था गुरु का, जो एसोसिएट उन्होंने हुआ था, बट हाफिज आदम बहुत पहले से ही वो मर चुके थे, तो इसके बारे में कुछ ठोस सबूत नहीं है कि उनके साथ गुरु का कुछ एसोसिएशन था, ये एक चीज़ है। और सेकेंड चीज़ ये है कि जो गुरु की एग्जीक्यूशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ था।
एक तो बात ये है, तब उस टाइम पे आप औरंगजेब वहाँ पे दिल्ली पे नहीं थे, वो पेशवर में थे। और सेकेंड सॉरी वो जो एरिया पे थे जहाँ पे अफगान के साथ कन्फ्लिक्ट हो रही थी, ठीक है। और सेकेंड बात ये है, एंड अकाउंट डज हाउएवर से दैट द गुरु वाज एग्जीक्यूटेड एट द ऑर्डर्स ऑफ द एम्पायर। लेकिन अकाउंट में ये लिखा गया है कि जो गुरु का बिहेडेड हुआ है, सरकलम किया गया है, वो औरंगजेब की ऑर्डर के हिसाब से हुआ है, मतलब उनसे ऑर्डर आया था, इसी वजह से बेटेड हुआ है। हो सकता है कोई मैसेज उनसे आया होगा या फिर कोई और आदमी उनके मैसेज को मिस यूटिलाइज करके उनको मारा होगा और उसके बाद नाम दिया दिया होगा कि औरंगजेब के ऑर्डर के हिसाब से हुआ है। कुछ भी हो सकता है, कुछ हमारे पास प्रूफ नहीं है, कुछ रिटिन में कुछ मतलब जो भी रिटिन है डिफरेंट जगह से डिफरेंट चीज़ें निकल के आ रही है, तो हम किसी एक पर बिलीव नहीं करते। और एक चीज़ यही पे होता है, फॉर औरंगजेब जो गुरु का बीएडेड हुआ था वो एक लॉ एंड ऑर्डर बेसिस पे हुआ था, क्योंकि एक पर्शियन सोर्स के हिसाब से कि कुछ विजेंट्स जब कन्फ्लिक्ट होता है, कुछ विजेंट्स की जब कन्फ्लिक्ट होता है, उनकी लोकल रेवेन्यू कलेक्टर जिनका नाम था जागीरदार या फिर जमींदार के हिसाब से वहाँ पे पोस्टिंग थे, जो लोकल रेवेन्यू कलेक्टर है, जब पीजेंट्स के साथ उनका लोकल पीजेंट्स के साथ उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता था रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पे, तो वो वहाँ पे गुरु के पास जाते थे उसको रिस्टोर करने के लिए, या फिर गुरु वहाँ पे इंटरफेयर करते थे। तो इसी वजह से शायद ये जो एग्जिटिंग मनी केसेस में पीजेंट के साथ इनको अलेक्ट किया गया था, और जिसी वजह से हो सकता है उनका बीएडेड हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात निकल के तो आती है कि गुरु एक चैंपियन थे एग्नेस्ट इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। वो हमेशा हिंदुओं को सपोर्ट करते थे। हिंदू नहीं कह सकते, मतलब ह्यूमैनिटी के जो एग्नेस्ट ह्यूमिलेशन होता था, टॉर्चर हो रहा था, उसी के एग्नेस्ट वो थे। और जिसके वजह से औरंगजेब को प्रॉब्लम हो रही थी, उनको लगता था कि हो सकता है वो रेवेलियन कर सकते हैं लोग एक वक्त पे, क्योंकि तभी ऑलरेडी इतने सारे कम्युनिटी रेवेलियन कर रहे हैं, तो अगर सिख कम्युनिटी फिर से रेवेलियन करने लगा तो डेफिनेटली उनके लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाएगी। तो जिसी वजह से हो सकता है उनको उनकी सरकलम किया गया हो, ठीक है। तो ये जितने सारी चीज़ें हुई औरंगजेब के खिलाफ, और जितने सारे औरंगजेब ने हरकतें की, जिसके वजह से एक हाई टेंशन क्रिएट होगी उनके खिलाफ। क्योंकि देखिए पहले तो रीजन ये था कि एक हाई एटमॉस्फेयर रिलीजियस टेंशन एटमॉस्फेयर हाइटेंड हो गया, एंड जिसके वजह से जो औरंगजेब की एम्फासिस था सारिया को लेकर, सारिया जो होती है मुस्लिम के लॉ एंड ऑर्डर को, वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में वो बोलता है सारिया, तो जिसकी वजह से उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए औरंगजेब वो खुद अपने तरफ रिलीजियस टेंशन को ड्रैग करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वो जो टेम्पल्स, न्यूली बिल्ड टेम्पल्स को डिस्ट्रक्शन कर रहे थे। जितने सारे पुराने स्टैंडिंग टेम्पल्स थे मथुरा में, वाराणसी में बहुत फेमस हिंदू टेम्पल्स थे, उनको भी उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया। और लोकल जो रिबेलियन कर रहे थे उनको काफ़ी हद तक पनिशमेंट किया। और जो काजीज़ की कंप्लेंट थी कि डिफरेंट डिफरेंट हिंदू प्लेसेस में, हिंदू रिलीजियस प्लेसेस में मुस्लिम लोगों को भी ड्रैग किया जाता है और उनको डिफरेंट तरीके से टीचिंग्स दिया जाता है, भड़का जाता है। तो ये सारी चीज़ों में भी जो औरंगजेब एक्शन लेना शुरू किए, तो कहीं ना कहीं वो अपने तरफ ये रेवेलियन को ड्रैग कर रहे थे, ठीक है। और व्हाट एवर द रीजन, कुछ भी रीजन हो, औरंगजेब की जो भी अनजस्टिफाइड एक्शन थी और उन्होंने जो नैरो अप्रोच उन्होंने अपनाया था रिलीजियस को लेकर, कहीं ना कहीं एक वक्त पे, और एक गुरु तेग बहादुर की, इस बीच में गुरु तेग बहादुर को जो सरकलम किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसके वजह से सिख्स जब चले जाते हैं पंजाब हिल्स में, अपने एरिया में चले जाते हैं, और वो कुल मिलकर ये सब चीज़ें उनको इतना हद तक मतलब हाइटेंड कर देता है उनके एंगर को। तो वो जो रिलीजियस चीज़ें था ये एक मूवमेंट बन गई, और वो अपने आप में मिलिट्री ब्रदरहुड बन गए, मतलब वो मिलिट्री आर्मी में कन्वर्ट हो गया उनका जो रिलीजियस मूवमेंट, और वो औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। और इन सब में उनको हेल्प कर रहे थे कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, उनके सक्सेसर, तेग बहादुर के सक्सेसर। तो गुरु तेग बहादुर के बाद हमारा आते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख के गुरु गद्दी को संभालते हैं। और ए मेजर कंट्रीब्यूशन इन दिस स्फीयर वाज मेड बाय गुरु गोविंद सिंह। जो मिलिट्री मूवमेंट स्टार्ट हो गया रिलीजियस को के आधार पर, रिलीजियस के बेसिस पर, पर्टिकुलरली ये माना जाए रिलीजियस कम था, और हिंदुओं के ऊपर वो जो ह्यूमिलेशन हो रहा था उसके खिलाफ गुरु गोविंद सिंह ने
आवाज़ उठाई। तो उन्होंने कंसिडरेबल ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी दिखाई एंड मिलिट्री ब्रदरहुड का फाउंडेशन किया, जिसको खालसा भी बोला जाता है, और इसको उन्होंने फाउंड किया 1699 में। बिफोर दिस गुरु गोविंद सिंह हैड मेड हिज हेडक्वार्टर्स एट मखवाला और आनंदपुर, जो कि पंजाब की फूट हिल्स के पास ही था, वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर बनाया। At first, local Hindu hill rajas had tried to use the Guru and his followers in their intestine quarrels, but soon the Guru became too powerful and a series of clashes took place between the hills rajas and the Guru, who generally triumphed. तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब गुरु सबको पता चला कि गुरु मिलिट्री मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, लोगों के बीच वो जो आर्मी की पावर को बढ़ा के औरंगजेब के खिलाफ यूज़ करने वाले हैं, तो बहुत सारे लोकल जो राजास थे उन्होंने गुरु की इस फॉलोअर्स को और उनकी पावर को यूज़ करने को चाहा। लेकिन गुरु अब तब तक अपना पावर को इतना हद तक बढ़ा लिए थे और अपनी फॉलोअर्स को इतना बढ़ा दिए थे कि राजास एंड गुरु के बीच एक क्लासेस भी होती है, मतलब टकराते हैं वो एक दूसरे से, और फाइनली गुरु जो होते हैं गोविंद सिंह वो जीत जाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द खालसा फॉर स्ट्रेंथन एट द हैंड्स ऑफ द गुरु इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो धीरे धीरे ये जो गुरु के नेतृत्व में जो बन रही थी आर्मी, वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो हील में जितने सारे राजास होते हैं, लोकल राजास होते हैं, उन्होंने सब मिलकर गुरु के खिलाफ एक वार छेड़ देते हैं, ओपन ब्रीज करते हैं। तो जिसके वजह से जो होता है 1704 में, और जहाँ पे नंबर ऑफ हिल राजास, बहुत सारे जो लोकल में डिफरेंट हिल में डिफरेंट राजास रूल कर रहे होते हैं, वो सब मिलके गुरु को अटैक करते हैं आज आनंदपुर उनके एरिया में। लेकिन एक वक्त पे क्या होता है, गुरु इतना हद तक अपने पावर को स्ट्रेंथ कर लेते हैं, तो ये इतने सारे राजास मिलकर भी गुरु को हरा नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया, सब मिलके मुगल गवर्नमेंट को नारा लगाया कि आप आकर यहाँ पे इंटरवेन करो एग्नेस्ट द गुरु ऑन देयर बिहाफ, मतलब सब राजा के तरफ से आप आकर गुरु के एग्नेस्ट लड़ो। ठीक है, तो पहले तो ये एक रिलीजियस स्ट्रगल था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये रिलीजियस स्ट्रगल से एक लोकल राइवलरीज हो गई एमंग द हिंदू, मतलब हिंदू राजा के अंदर ही एक राइवलरी क्रिएट हो गई। तो जहाँ पे डिफरेंट राजास एंड सिख के अंदर धीरे धीरे राइवलरी मतलब शुरू हो गई, एंड पार्टली एंड आउटकम ऑफ द सिख मूवमेंट हैज इट डेवलप्ड। तो ये धीरे धीरे एक सिख मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई, तो कि सिख अपने खुद के इंडिपेंडेंस के लिए, खुद के रिलीजन के लिए वो लड़ रहे हैं डिफरेंट राजा से एंड विथ औरंगजेब्स। तो यहाँ पे औरंगजेब क्या किया, जब उनको पता चला कि गुरु की पावर बढ़ रही है यहाँ पे, और सिख मूवमेंट एक स्टार्ट हो गई है अफगान मूवमेंट के बाद, तो उन्होंने क्या किया, मुगल फौजदारी को यहाँ पे बुलाया और उनको गुरु को मारने के लिए, गुरु को रोकने के लिए उनको भेजा। ही नाउ रोड टू द गवर्नर ऑफ लाहौर, वहाँ पे लाहौर तो पंजाब के आसपास ही था, तो लाहौर की जो गवर्नर थे एंड जो फौजदार थे सिरहिंद का, जिनका नाम था वाजिर खान, ये दोनों को एक लेटर लिखा और उनको हिल में जितने सारे राजास मिलकर गुरु के एग्नेस्ट में रेबल कर रहे थे, उन सबके बिहाव से उनके साथ मिलके गुरु गोविंद सिंह के एग्नेस्ट वार छेड़ने को उन्होंने ऑर्डर दिया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बेट्रायल होती है, क्या कि मुगल फोर्सेस और जितने सारे हील के राजास थे, वो सब आनंदपुर फोर्ट, जहाँ पे सिख लोग विथ गुरु अपने जितने सारे फॉलोअर्स हैं, जितने सारे मिलिट्री आर्मी है, उनके साथ ये आनंदपुर फोर्ट में रह रहे थे। तो ये मुगल फोर्सेस आकर इस फोर्ट के चारों तरफ घेर गए, लेकिन सिख ने बहुत ब्रेवली उनके जो असल्ट है उनको ब्रेवली लड़ा भी। लेकिन ये जो मुगल एंड उनके जितने सारे हील राजा के साथ जो भी अलायंस थी, उन्होंने इस फोर्ट को चारों तरफ इतने स्ट्रांगली घेर लिए थे कि बाहर से कोई भी नहीं आ सकता, अंदर से बाहर कोई नहीं जा सकता। जो भी उनका तो जो कम्युनिकेशन था या फिर चीज़ें जो आना जाना का था, खाना पीना हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो सब एकदम बंद हो गया। तो जिसके वजह से एक वक्त आया जहाँ पे स्टारवेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, फोर्ट के अंदर जितने सारे लोग हैं, अगर खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे। तो गुरु को फोर्सफुली गेट को ओपन करना पड़ा ऑन ए प्रॉमिस ऑफ सेफ कंडक्ट बाय वाजिर खान। जो वाजिर खान थे वो गुरु को ये दिखा रहे थे कि मैं आपका लॉयल हूँ, मैं आपके साथ लड़ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, गुरु वॉज फोर्स टू ओपन द गेट अपरेंटली ऑन ए प्रॉमिस ऑफ सेफ कंडक्ट बाय वजीर खान। वजीर खान सब कुछ हैंडल कर लेंगे, ये प्रॉमिस करके
गुरु मतलब वो जो गेट है उसको खोल देते हैं। बट जब गुरु गेट को खोलते हैं, वेयर क्रॉसिंग ए सोलन स्ट्रीम, वजीर खान फोर्स सडनली अटैक। तो वजीर खान की जो भी फोर्सेस थी वो सडनली गुरु के ऊपर अटैक करते हैं। तो इस बीच क्या होता है, गुरु के जो 2 बेटे हैं वो कैप्चर हो जाते हैं और सिरहिंद के द्वारा उनको मार दिया जाता है, क्योंकि उनको इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स किया जाता है और जब वो मना करते हैं उनको मार दिया जाता है। आफ्टर लूजिंग हिज रिमेनिंग सॉन्स, और उसके बाद गुरु के जितने सारे अदर बेटे थे उनको भी मार दिया जाता है। तो फाइनली गुरु गोविंद सिंह रिटायर्ड टू तालबंदी, तो वे तालबंदी को चले जाते हैं। द ट्रेजेडी मार्क द गुरुस लाइफ बट स्ट्रेंथन सिख रिजॉल्व। ये गुरु के लाइफ का तो ट्रेजेडी हो गया, लाइफ का तो एंड हो गया, बट ये सिख रिजर्व को स्ट्रेंथन करता है। उनके जो पर्सनल सैक्रिफाइस था ये एक पावरफुल सिंबल बन गया सिख के लिए, जो कि ऑपरेशन के एग्नेस्ट अब लड़ने वाली है। ठीक है, तो अगर हम गुरु गोविंद सिंह के फाइनल ईयर के बारे में बात करें कि फाइनल ईयर्स उनके जो जितने सारे इस वार के बाद, फोर्ट सीज होने के बाद, उनके जितने सारे बेटे वो उनके मरने के बाद जो जितने साल गुरु गोविंद सिंह जिए तो किस तरह से उनकी लाइफ थी। तो पहले तो ये बात है, जो वजीर खान गुरु के बेटे को एग्जीक्यूट करते हैं, जितने सारे बेटे को, तो ये औरंगजेब के ऑर्डर के हिसाब से करते हैं या फिर खुद अपने हिसाब से करते हैं, इसका कुछ प्रूफ नहीं है, ये थोड़ा डाउटफुल है। लेकिन ये माना जाता है कि इस वार के बाद क्या होता है कि औरंगजेब को इच्छा नहीं थी कि गुरु को एकदम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाए। वो इवन लाहौर के जो गवर्नर थे उनको ये लिखे थे कि कोशिश करो गुरु को अपने तरफ खींचने के लिए, मतलब अपने साइड में बनाने के लिए, ताकि सिख जो मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रांग ना हो। ठीक है, तो ये कुछ उनके इच्छा थी। लेकिन जब औरंगजेब थे डेक्कन में तब गुरु ने उनको लिखा था कि उनके जो इवेंट्स, अपराइजिंग हिम द इवेंट्स, औरंगजेब इनवाइटेड हिम टू मीट हिम। तो ये सारे चीज़ों को कभी कभी ना गुरु क्या करते थे, औरंगजेब को ये लिखे थे कि आपका जो ये जो चीज़ है मैं इसको अप्रेस करती हूँ, लेकिन तो उनको मीट करने के लिए औरंगजेब आ रहे थे रास्ते में। तो एट द एंड ऑफ 1706 में क्या हुआ, जब ऑन द वे टू औरंगजेब मीट करना चाहे गुरु को, तो रास्ते में उनको डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है उसके बाद गुरु की ऐसा कुछ हाल होता है कि जो बात हो, मतलब ये मान सकते हैं जो गुरु औरंगजेब को जो लिखा था, लेटर लिखा था, वहाँ पे ये उन्होंने कहा था, उनको ये इरादा था कि जो आनंदपुर को उन्होंने कब्जा लिया था, आनंदपुर जो फोर्ट को कब्जा लिया था जहाँ पे इतने सारे लोगों की मौत हुई थी, तो ये चाहते थे उस आनंदपुर फोर्ट को रिस्टोर किया जाए, औरंगजेब उनको लौटा दे। लेकिन ये सब होने से पहले औरंगजेब की डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह को ये भी पता था कि मुगल की इतने बड़े आर्मी को वो कभी हरा नहीं सकते, या फिर वो एक अलग सिख स्टेट के लिए डिमांड भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने एंड तक उन्होंने एक ऐसी मिलिट्री पावर बनाई, ऐसी लोगों को, अपने फॉलोअर्स को इस तरह से बना दिया, उनके हाथों में जो वेपन धरा दिया, शस्त्र धरा दिया, ताकि जो भी रिलीजियस, पहले तो ये एक रिलीजियस मूवमेंट हुआ करता था, लेकिन बाद में ये रिलीजियस मूवमेंट कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एंड मिलिटरिस्टिक मूवमेंट बन गई। ठीक है, अपने हक के लिए लड़ाई करना, अपने धर्म के लिए लड़ाई करना, ये सारी चीज़ें, अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करना, ये सारी चीज़ें गुरु गोविंद सिंह सिखा कर गए लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से सिख मूवमेंट कहीं ना कहीं ख़त्म हुई, मतलब सिख मूवमेंट इस तरह से हुई और काफ़ी वक्त तक ये सिख मूवमेंट चलती रही। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला सिख मूवमेंट यहाँ पे ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मराठा के बारे में। तो तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।